हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उन सभी टॉपिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक होगा डू प्लांट्स ब्रीथ, ग्लाइकोलाइसिस, fermentation, aerobic respiration, the respiratory balance sheet, amphibolic pathway और respiratory quotient। तो ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ब्रीथिंग को अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। So, all the organisms present on this planet Earth, they breathe to live, either plant, animal or microbes. And we know that कि इन सभी organisms को energy चाहिए होती है to carry out their daily life activities. Either it is absorption, transport, movement, reproduction, even breathing के लिए भी. So ये energy आती कहाँ से है? We know फूड से। हम फूड खाते हैं टू गेट द एनर्जी। तो ये फूड हमें एनर्जी देते कैसे हैं? सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रीदिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। सो फूड है, उनमें प्रेजेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका ऑक्सीडेशन होता है, दैट गिव्स एनर्जी। तो यही बेसिक है रेस्पिरेशन का, जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं एंड साइनोबैक्टीरिया, they prepare their own food by using inorganic material from their environment, and they traps light energy and convert them into chemical energy and store the food at form the form of glucose, sucrose, starch। तो ये फूड जो फॉर्म होते हैं, इट इज फ्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये उन बॉडीज में स्टोर रहती हैं, नीड होगी तो ये यूज होंगे। बट हमें पता है कि प्लांट्स में जो फूड प्रोडक्शन का काम है वो लीव्स ही कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट। तो बाकी पार्ट्स का क्या, जो नॉन ग्रीन है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो उनको फूड कैसे मिलता है? हाउ दे सर्वाइव? तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्लांट्स के नॉन ग्रीन पार्ट्स को फूड चाहिए होता है, दे are translocated from the part where it is manufactured। तो जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है वहां से वो फूड ट्रांसलोकेट होता है टू द पार्ट वेयर इट इज नीडेड। इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। हम बार बार बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन होता किसका है? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो ऑक्सीडेशन है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, एंड ये सभी कहलाते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। है। मेनली जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिससे हमें एनर्जी जल्दी मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी एनर्जी देते हैं, इनका भी रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बट इट विल टेक टाइम। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एनर्जी रिलीज करता है। So breaking of carbon-carbon bond in all these respiratory substrate through oxidation within the cell leads to the release of considerable amount of energy, and this process is called respiration, जिसमें एक एक करके हम ये सारे steps पढ़ेंगे। तो starting होगा glycolysis से, उसके बाद there is formation of acetyl coenzyme A, then citric acid cycle, और लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड कीमोऑस्मोसिस, जिसमें हमें लास्ट में एटीपी रिलीज होता हुआ मिलेगा। तो हमने देखा कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो एक स्टेप में नहीं होता है, एक ही स्टेप में हमें एनर्जी नहीं मिलती है। देयर आर मैनी स्टेप्स टू रिलीज द एनर्जी, एंड ये सारे प्रोसेस एक साथ एक स्टेप बाय स्लो चलते हैं। एंड इन सभी प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं टू जनरेट द एनर्जी। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि जो ये एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन, वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, है ना, वो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ये एनर्जी की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि जो एटीपी है इसका ब्रेकडाउन होता है, एंड दे
आर यूज्ड बाय अस। तो इसका मतलब एटीपी जो है वो एक तरह से करेंसी है, ये एनर्जी करेंसी है ऑफ द सेल। जितना हम एटीपी यूज करेंगे उतना एटीपी जो है वो लॉस होता जाएगा। तो दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का विद इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद यूज होते हैं एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियसली जब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो कुछ और बनाएगा, जैसे कि अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द सेलुलर फंक्शन। Now come to the first topic, that is, do plants breathe? तो as we know कि जितने भी living organisms हैं, either plant or animals, all require oxygen for respiration to occur and they give out CO2 during this process. So unlike animals, there is no specific organ for the gaseous exchange in the plants. जैसे हमारे में तो लंग्स है, हमारे पास लंग्स है जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, बट प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स के पास टोमेटा है, लेंटिसेल्स हैं जो इस पर्पस को सॉल्व करते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस कि प्लांट्स के पास ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं है, बिकॉज उन्हें नीड ही नहीं है। प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो गैसियस एक्सचेंज नीड लेकर के अपना ध्यान खुद ही रख लेता है, एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट भी है वो काफी कम है गैसियस ट्रांसपोर्ट की फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। प्लांट्स का अगर हम एनाटॉमी देखें तो प्लांट्स की जो डिमांड है गैसियस एक्सचेंज को लेकर वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक प्लांट मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। हाँ, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सेल्स के बीच में काफी स्पेस है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें डिफ्यूजन के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज है वो इजिली हो जाता है। तो रूट स्टेम एंड लीव्स दे रेस्पायर एट रेट मच स्लोअर देन द एनिमल्स डू, एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है गैसेस एक्सचेंज की। उसके अलावा प्लांट्स में इतनी नीड नहीं है, एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे खुद ही ऑक्सीजन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, जो उसको आगे जाके रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तीसरा रीजन प्लांट्स में स्पेसिफिक ऑर्गन ना होने का ये है कि प्लांट्स जो हैं उनके जो लिविंग सेल्स हैं वो काफी क्लोज होते हैं टू द सरफेस ऑफ द प्लांट, जिसमें वो डिफ्यूजन के थ्रू ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। स्टेम की बात करें तो जो लिविंग सेल्स हैं आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड beneath द बार दे हैव लेंटी सेल्स फॉर दिस पर्पस। तो स्टेम्स जो हैं वो लेंटी सेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं, एंड लीव्स टोमेटा के थ्रू करते हैं। तो जो सेल्स है इन द इंटीरियर वो काफी डेड भी होते हैं ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में मैक्सिमम जो सेल्स हैं दे आर डेड एंड दे जस्ट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ओनली, है ना। तो उनमें तो गैसेस एक्सचेंज की कोई नीड ही नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स जो प्लांट्स में है दे हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विद द एयर। तो एयर में मैक्सिमम सेल्स हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में, जहां से डिफ्यूजन के थ्रू बाकी सेल्स को भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी मिल जाती है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा। आप देख सकते हैं पेरेन्काइमा जो है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, आइदर इन लीफ स्टेम और रूट। थ्रू दिस इंटरकनेक्टेड network of air space they got all the requirement by the simple diffusion process of respiration। there is complete combustion of glucose, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट कंबशन होता है, दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, वाटर एंड ATP, जिसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो स्ट्रैटेजी है प्लांट्स में यूज की जाती है लाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो ऐसी होती है कि भी एनर्जी है वो सारी की सारी लिबरेट आउट ना हो जाए एज हीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो एनर्जी है वो गिव आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। प्रोसेस कुछ इस टाइप का है कि मैक्सिमम एनर्जी गिव आउट ना हो, है ना। तो इसका की प्रोसेस क्या है
कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है ये एक स्टेप में नहीं होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज स्टेप्स दैट इज इनफ टू रिलीज मच मोर एनर्जी, एंड ये सारी एनर्जी कपल्ड हो जाती है टू एटीपी सिंथेसाइज। तो यहाँ पे जो एटीपी बनता है वो एक तरह से करेंसी है। प्लांट एनर्जी यूज करेगा, प्लांट को एनर्जी चाहिए होगा तो ये खर्च होंगे। तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसे कंबशन भी कहा जाता है, क्योंकि कंबशन में भी तो ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है ना। एंड ड्यूरिंग कंबशन CO2 वाटर यही सब फॉर्म होता है और हीट भी रिलीज होता है एज एनर्जी। तो यहाँ भी एनर्जी बन रही है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ओवरऑल कंबशन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो एक तरह का कंबशन ही है। बट इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे भी हैं नेचर में जो विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी गेन करते हैं, बिकॉज देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन एन एनवायरमेंट वेयर देयर इज नो एंड ऑक्सीजन, है ना। कि अगर देखा जाए तो इस एटमॉस्फेयर में, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जो पहला सेल था, है ना, वो एक ऐसे एनवायरमेंट में था जहाँ पे ऑक्सीजन थी ही नहीं। वो कैसे रेस्पिरेशन करते थे? तो उनमें जो रेस्पिरेशन है वो कहलाएगी एक एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है फैकल्टेटिव एनारोब्स, जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन जिनमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज द एनर्जी। सो इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एरोबिक है या एनारोबिक है, सभी में स्टार्टिंग का जो स्टेप है वो सेम ही है, यानी कि ग्लूकोज जो है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। तो ये कॉमन है सभी में, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, पहला जो स्टेप है रेस्पिरेशन का, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, विच इज कॉमन इन ऑल एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा ग्लाइकोलाइसिस। टिल दैट स्टूडेंट्स, आप आज की क्लास अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।